Hello students, welcome to EduExcel, an e-learning platform initiated by YAC Tech Private Limited. I am your chemistry mentor मोहम्मद तलहा। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने केमिस्ट्री का या सीईटी के लिए फ्री कोर्स लॉन्च किया है आपके लिए। तो आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट एक्चुअल में एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन सीईटी के कोर्स में है। जैसे पी ब्लॉक भी एनसीईआरटी से हट चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सीईटी के कोर्स में है। तो इस वजह से हम यहाँ पे सॉलिड स्टेट भी पढ़ने वाले हैं, पी ब्लॉक भी पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हमारा जो है सॉलिड स्टेट का फर्स्ट लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट, ओके, सॉलिड स्टेट। तो अगर हम जो हमारा मैटर होता है उसकी बात करें, तो मैटर में हमारे पास क्या है, मैटर की तीन स्टेट होती हैं जो हम देखते हैं। एक होती है सॉलिड, एक होती है हमारे पास लिक्विड, और एक होती है हमारे पास गैस। इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं मैटर। यहाँ पे होता है हमारे पास क्या बोलते हैं, गैस कर लेते हैं पहले। गैस है, और यहाँ पे रहेगा लिक्विड, और फिर तीसरी स्टेट होती है सॉलिड्स। फिर एक और होती है प्लाज्मा भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे उसकी बात नहीं कर रहे। ओके, तो जो गैस होती है, अगर मैं इसमें थोड़ा 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 मैं दिखा दूं कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सी फोर्स किस वजह से एग्जिस्ट करती है, तो छोटा छोटा जनरल इंट्रोडक्शन हाई स्कूल लेवल पे हम यहाँ पे कर रहे हैं। और कुछ नहीं, आप लोगों से आता है, आई होप मैं ये जानता हूँ। तो पहली चीज तो ये है कि हमारे पास ये है कि इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो क्या होते हैं यार, वो वेरी वेरी वीक होते हैं, वेरी वीक। और इसके अंदर जो होते हैं वो आपके सॉलिड और गैस के बीच में होते हैं, यानी कि ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और ना ही ज्यादा वीक होते हैं। तो हमारे जो फोर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, इंटरमीडिएट होते हैं। यानी कि ये वाले जैसे फोर्स, ये वाले वेरी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वेरी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कॉम्पैक्ट रहते हैं, वो हिलते नहीं हैं। ओके, वो इसलिए नहीं हिलते क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इस वजह से। ओके, अब दूसरी बात यह है, यहाँ पे हम ले लेते हैं इसकी शेप। तो शेप क्या है, शेप जो है हमारे पास नॉट फिक्स्ड, क्योंकि गैस है। तो क्या होता है गैस के अंदर, गैस के अंदर यह है कि वो जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में वो रखी जाती है, गैस उसी की शेप इख्तियार कर लेती है। उस गैस की खुद की कोई शेप नहीं होती है। मतलब यह है कि अगर आप मान लीजिए कंटेनर हमारे पास इस तरह का है, या कंटेनर हमारे पास इस तरह का है, किसी तरह का भी है, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उसी की शेप को इख्तियार कर लेते हैं। गैस की कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, ठीक है ना, ये रहेगा। ऐसे हमारे पास जो है, जो वॉल्यूम है, जो हमारे पास लिक्विड है, लिक्विड की भी जो है नॉट फिक्स्ड शेप, इसकी भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है। ये भी जिस कंटेनर में, जिस गिलास में, जिस जग में रखा जाता है उसी की शेप को इख्तियार कर लेता है। अगर हमारे पास वाटर टैंक अगर स्क्वायर टाइप का, तो वो स्क्वायर हो जाएगी शेप, और अगर गोल है तो वो गोल हो जाएगी उसकी शेप। ये हमारे पास होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास क्या होती है कि जो शेप होती है वो हमारे पास क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो है फोर्स, जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो एक जगह पे रखे हुए होते हैं, वो चेंज, उनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती। और पोजीशन चेंज नहीं होने की उससे क्या होता है कि इनकी जो शेप होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड होती है। अगर गोल है तो गोल रहेगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। ओके, ये चीज होती है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम भी क्या है इसका, नॉट फिक्स्ड। इसका कोई भी फिक्स नहीं होता, हमारा गैस का कोई वॉल्यूम नहीं होता, बल्कि जो कंटेनर होता है उसका वॉल्यूम हम लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है इसका फिक्स्ड होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये है कि अगर 1 लीटर पानी अगर हम लेके चल रहे हैं, तो 1 लीटर पानी को चाहो एक
1 लीटर वाले जो जग है उसमें रखो या 5 लीटर वाले जग में रखो, 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन इसमें गैस के केस में अगर 1 लीटर गैस है तो अगर वो आपको 10 लीटर की गैस में 10 लीटर के कंटेनर में रखोगे तो वो उतना ही उसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे समझे इसको। और इसमें क्या है, इसका वॉल्यूम जो होता है वो आपका फिक्स्ड होता है, ये चीज होती है। तो वॉल्यूम यहाँ पे फिक्स नहीं होता और जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम हमारा, सॉरी, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और जो सॉलिड है इसका भी वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड होता है। अगर मैं यहाँ पे इसमें बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पहली बात तो सॉलिड स्टेट में नहीं होती, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट तो होगा नहीं, लेकिन हम सबका कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे वर्ड में लिख रहा हूँ। तो क्या लिखूंगा, वेरी लो, वेरी वेरी लो। ठीक है ना, ये होता है। और यहाँ पे जो होगा, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है वेरी वेरी हाई, हजारों में भी पहुंच जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, वो आप ध्यान दें इन दोनों के बीच में होता है। तो मैं लिख दूंगा इंटरमीडिएट होता है, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। जैसे ऊपर मैंने लिख दिया यहाँ पे इंटरमीडिएट, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके और इसके बीच में होता है इनका इंटरमीडिएट टाइप का होता है। ये चीज रहेगी हमारे पास। अब उसके बाद क्या है, डेंसिटी। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्या होती है, वेरी लो, बहुत कम डेंसिटी होती है। इसकी वजह यह है कि इसमें जो गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, पास पास नहीं होते। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो इसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत 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 कम होती है। और यहाँ पे जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, हाई होती है। ठीक है ना। और इसमें अगर मैं बोल दूं तो इसकी जो डेंसिटी है वो आपकी इंटरमीडिएट में बोल सकता हूँ। मतलब इसको ऐसे समझो कि सॉलिड से कम होगी और लिक्विड से ज्यादा होगी, ऐसे आप देख लो। ठीक है ना। और इसकी जो मैं अगर कहूँ किसी एक चीज की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग चीज की यहाँ पे अलग अलग होती है। ओके, यह चीज रहेगा। यहाँ पे अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो यानी कि जो पार्टिकल्स है वो गैस में आपके मूव नहीं करते हैं, गैस में आपके जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं। ओके, और जो हमारे पास लिक्विड है उसमें भी मूव करते हैं, लेकिन जितनी फास्टली वो गैस में मूव करते हैं उतनी फास्ट वो लिक्विड के अंदर मूव नहीं करते। और सबसे ज्यादा जो रुके रहते हैं, जो मूव नहीं करते, वो सॉलिड के अंदर मूव नहीं करते, बिकॉज वहां पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए। ठीक है ना, ये चीज है। तो आप इसको उतार लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आपने इसको उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं अब हम। अब देखो, जो सॉलिड होता है हमारे पास, वो सॉलिड जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एक। और एक होते हैं हमारे पास एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है हमारा एमोर्फस सॉलिड होता है। तो इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड की अगर बात करें तो बताओ क्या चीज होती है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं एमोर्फस, एमोर्फ से बना है, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, उसकी कोई फॉर्म नहीं होती है। और यहाँ पे इसकी कोई ना कोई फॉर्म होती है, कोई ना कोई फिक्स्ड फॉर्म होती है। इस चीज को समझो। मतलब यहाँ पे जो होता है, मान लीजिए अगर मैं कहूँ, जैसे अगर हमारे पास जो पार्टिकल है, जो जो सॉलिड जो भी सॉलिड है जिस पार्टिकल से मिलके बना है, वो मान लीजिए उसका जो अरेंजमेंट इस तरह का है, ए बी ए बी ए बी, इस तरह से। फिर यहाँ पे बी ए बी ए बी ए, ये रहेगा। और यहाँ पे ए बी ए बी ए बी, इस तरह से रहेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ए के बाद बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, इस तरह से होता है। लेकिन इस केस में इसकी कोई फॉर्म नहीं होती, मतलब कोई सा भी अरेंजमेंट हमारा हो सकता है, जैसे कि ए फिर बी 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 फिर ए बी,
इस तरह से होगा। फिर हमको नहीं पता कि अगला क्या आ जाएगा, बी रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा, फिर बी, 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 ए, इस तरह से रहेगा। तो ये जो है इसकी कोई फॉर्म नहीं होती। लगता तो ऐसा है कि भाई जैसे ए आ रहा है, फिर बी आ रहा है, तो ऐसा लगेगा जैसे बी आएगा। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्या होता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। और इसका जो है हमारे पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और इसका जो है वो आपका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर, या हमको लगता है कि शॉर्ट रेंज मतलब कि जैसे जैसे अभी मैंने बताया ना, जैसे ए आ गया तो फिर लगेगा शायद बी भी आ जाएगा, फिर लेकिन अचानक से चेंज हो गया, तो हमको नहीं पता होता कि अगला आने वाला पार्टिकल कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा। लेकिन इसमें क्या है, हमको मालूम होता है कि अगला आने वाला जो वो होता है पार्टिकल, हमारे पास क्या होता है कि हम जैसे अगर ए है तो फिर हमारे पास बी है, बी है ए है तो फिर बी हो जाएगा, ये होता है। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे कि हमारे पास होता है कोल, कोक, ये होते हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात कर लूं तो जैसे कि हमारे पास होता है डायमंड, और जैसे कि हमारे पास होता है ग्रेफाइट, जैसे कि हमारे पास होता है एल्युमिनियम नाइट्राइड, जैसे कि हमारे पास होता है सिलिकॉन कार्बाइड। ये होते हैं, सारे के सारे होते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो एमॉर्फ, सॉरी उल्टा उल्टा लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाएगा डायमंड, यहाँ पे आ जाएगा ग्रेफाइट, जैसे कि एल्युमिनियम नाइट्राइड, या आपका आ जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कोल, कोक, ओके। और यहाँ पे एक और ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, छोड़ो, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन अभी के लिए हम फिलहाल इसकी बात करें। और भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। खैर, ये हमारे पास हो सकते हैं इस तरह का। इसमें अगर बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड में का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। ठीक है ना, ये चीजें होती हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं आपके, वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं, एन आइसोट्रोपिक। और ये जो होते हैं आपके आइसोट्रोपिक होते हैं। आइसोट्रोपिक मतलब क्या है, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, आइसो मतलब सेम होता है, तो हर एंगल से देखने पर सेम होती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, एनाइसोट्रोपिक होते हैं। मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है किसी भी एंगल से देखेंगे तो अलग अलग मिलेगी। कैसे मिलेगी? ये जो टर्म मैंने बताए हैं सारे के सारे, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। देखिए यहां पे ले लेते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड, और यहां पे ले लेते हैं हम एमोर्फस सॉलिड। ओके, चलिए। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास अगर हम कहें कि जो पार्टिकल होते हैं, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो पहला पॉइंट जो हमारा रहेगा, जिसमें पार्टिकल होते हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। क्या होता है? एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, यानी कि पार्टिकल जो है एक ऑर्डरली अरेंज होते हैं। ठीक है ना, पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास पार्टिकल एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हमारे हो सकते हैं वो यहाँ पे। ठीक है ना, तो पार्टिकल बोल दे या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल दे, एक ही चीज है। इस चीज का ध्यान रखना, मैं यहाँ पे सिर्फ पार्टिकल वर्ड यूज कर रहा हूँ, अदरवाइज आप कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी यूज कर सकते हैं। आर अरेंज्ड इन ऑर्डर, इन रेगुलर ऑर्डर, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, रेगुलर ऑर्डर। यहाँ पे मतलब क्या है इसका, जैसे कि अगर मैं कहूँ जैसे ए है फिर बी है, फिर ए है फिर बी है, फिर ए है फिर बी है, इस तरह से। यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे ए है, ये रहेगा इस तरह से। ऐसे हमारे पास जो दूसरा है वो क्या होगा, हमारे पास पार्टिकल आर इन रेगुलर ऑर्डर, और यहाँ पे जो पार्टिकल है इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता, डिसऑर्डर, यानी कि रैंडमली अरेंज होते हैं। तो मैं कहूंगा यहाँ पे पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करूं, पार्टिकल्स आर रेंडमली अरेंज्ड, रैंडमली अरेंज ये होते हैं।
ठीक है ना, यानी कि कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख दूं कि नो ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ए है तो बी आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा, इस तरह से। यहाँ पे ए है, बी है, बी है, ए है, ए है, इस तरह से ये रहेगा। तो इसका कोई एक ऑर्डर नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई ए के बाद बी है, बी के ए के बाद बी है, फिर बी के बाद ए है, तो आपको पता है कि अगला आने वाला पार्टिकल कौन सा होगा। लेकिन इसमें आपको नहीं मालूम होगा कि अगला आने वाला पार्टिकल हमारा कौन सा होगा। तो इसलिए पार्टिकल जो यहाँ पे अरेंज होते हैं, और यहाँ पे हमारे जो पार्टिकल हैं वो अरेंज नहीं होते। अब इसी वजह से जब हमको पता चल जाता है कि ये ए है, ये बी है, और ए है, बी है, यहाँ पे हमको कोई अरेंजमेंट नहीं होता, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। ओके, मतलब यह है कि यही जो जो हमारे पास हमको दी हुई है, जो हमारे पास ए बी जो ऑर्डर दिया हुआ है, ये हमको पता आगे तक के लिए हमारा यही ऑर्डर रहेगा, बी ए बी ए बी ए, इस तरह का हमारा ये ऑर्डर रहेगा। यहाँ से यहाँ पे जब जाएंगे तो आगे तक के लिए हमारा सेम ऑर्डर रहेगा। ऐसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर मतलब कि इसमें क्या है कि हमें आगे नहीं पता क्या होने वाला, हमको लगता है कि ये ए है, फिर उसके बाद बी है, तो हमको लगेगा अगला वाला हमारे पास ए होगा, लेकिन अचानक से बी आ जाता है, फिर ए आता है, फिर ए, फिर ए, फिर बी, बी, तो हमको ना नहीं पता अगला वाला क्या होगा। तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इसको शॉर्ट रेंज ऑर्डर हम इसको बोल देते हैं। ठीक है ना। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, इनका जो तीसरा वाला होता है, तीसरा वाला पॉइंट हमारा आता है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इनका शार्प होता है, और इनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो हम कहेंगे शार्प मेल्टिंग पॉइंट, एक तो चीज ये। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होती है वो इनकी क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, शार्प मेल्टिंग पॉइंट और एंड फिक्स्ड, हाँ ठीक है, एंड फिक्स्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, एंड फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन, इसको ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, ये होता है। अब क्या चीज़ है इसको हम लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पहले हम इसको भी ले लेते हैं कि नो शार्प, नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये होता है। यानी कि पूरे उसमें यानी कि जहाँ से टेम्परेचर स्टार्ट करेगा उसको मेल्ट करने स्टार्ट करेगा, जहाँ तक मेल्ट होगा उसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ से नहीं हो रहा है। इसको हम एक ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसी को ध्यान रहे। तो देखो हमारे पास अगर मैं क्रिस्टलाइन की बात करूँ, तो अगर मैं हीटिंग कर्व में अगर ड्रॉ करता हूँ, हीटिंग कर्व, ओके, और यहाँ पे भी मैं हीटिंग कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है किसका, ध्यान रहे, ये वाला क्रिस्टलाइन का है और ये वाला एमोर्फस का। मैं इसको लिख देता हूँ, चलो। ये हमारे पास है क्रिस्टलाइन और ये है हमारे पास एमोर्फस। एमोर्फस रहेगा। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे रहेगा टेम्परेचर, इस तरह से हो रहा है, और ये हमारे पास है टाइम, ये आगे बढ़ रहा है। अगर हम हीटिंग कर्व की बात कर रहे हैं तो जब टेम्परेचर हमारा कम होगा तो उस केस में जो सॉलिड होगा वो आपका जो क्रिस्टल होगा वो आपका सॉलिड स्टेट में होगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर होगा बढ़ेगा वो वैसे वैसे मेल्ट करना स्टार्ट कर रहा होगा। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैं कहूँ यहाँ पे, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई हमारे पास सॉलिड है, यहाँ से उसने मेल्ट करना स्टार्ट करा, ये रहा, और यहाँ तक वो मेल्ट हुआ, और अब क्या है उसके बाद ये हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट आएगी। ध्यान रहे, जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं कि वो जब तक वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कंप्लीटली ना हो जाए, यानी कि जहाँ से वो मेल्ट करना स्टार्ट करते हो, जहाँ तक वो कंप्लीटली मेल्ट होते हैं,
तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वहां पे क्या हो, जब तक वो पूरी तरह से कंप्लीटली मेल्ट ना हो जाए, जब तब तक उनका जो है टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। यानी कि पूरा का पूरा जो टेम्परेचर है उसको वो उसका या पूरी की पूरी जो हीट है उसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करने के काम में आता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर यही होगा कि जब हम इसको मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टेट जो है सॉलिड है। ओके, ये रही हमारी सॉलिड। और जब यहाँ इस वाले पॉइंट पर हम पहुंचे तो ये जो पॉइंट हमारा कहलाएगा, मैं इसको बोल रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट, टीएम। टीएम मतलब यहाँ पे मैं इसको बोल रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट। और इस मेल्टिंग पॉइंट का जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है वो आपका मेल्ट हो रहा होगा। तो उस मेल्ट होने में यहाँ पे सॉलिड भी होगी और सॉरी इसके अंदर क्या होगा, सॉलिड भी होगा और साथ में लिक्विड भी होगा। और सॉलिड और लिक्विड जो है एक दूसरे के इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेंगे, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता रहेगा और लिक्विड जो है सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होता रहेगा। अब जैसे ही आपने और टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही वो क्या आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। ये चीज होती है। तो यहाँ पे जो वर्ड हमने यूज किया है, जो हमने इसके लिए वर्ड यूज किया है शार्प, ये क्या है, शार्प है। तो शार्प का मतलब यही है कि हमें पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होने का मतलब यह है कि वो एक फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट होना स्टार्ट करते हैं। वो जो टेम्परेचर है उसी को, वही उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। और इसी को बोल देंगे हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है। ठीक है ना, ये चीज होती है। तो यहाँ पर रहेगा सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड दोनों के दोनों रहेंगे। चाहो आप इसको ऐसे लिख दो या चाहो आप इसको सॉलिड प्लस लिक्विड, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। हमारे पास ये हो जाएगा। अब अगर इसका मैं कूलिंग हीटिंग कर्व में बनाता हूं तो इसमें हमारे पास यहाँ पर रहेगा टाइम, सॉरी यहाँ पे रहेगा टेम्परेचर और यहाँ पे रहेगा हमारे पास टाइम, इस तरह से। तो जब मैं इसका हीटिंग कर्व में बनाऊंगा तो हीटिंग कर्व मान लीजिए अगर मैं इसको यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ये रहेगा तो इस तरह से इसका इसका बढ़ रहा होगा। यानी कि यहाँ से वो ये रहेगा सॉलिड फॉर्म में और यहाँ पे रहेगा लिक्विड फॉर्म में। तो देखो यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, मेल्ट करना स्टार्ट कर रहा है। धीरे धीरे क्या कर रहा है, मेल्ट करना स्टार्ट कर रहा है। ये सब क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, ये इसका मेल्ट हो रहा है। लेकिन ये कहाँ से, इससे कोई इसका फिक्स टेम्परेचर नहीं है कि इसने मेल्ट करना किस टेम्परेचर से स्टार्ट किया। जैसे ही आपने हीट करना स्टार्ट किया फौरन जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। और ये पूरा मेल्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे मेल्ट होगा और आखिर तक ये मेल्ट होता ही जाएगा। तो इसका कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। तो इसलिए बोलते हैं नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। और नो फिक्स्ड हीट ऑफ एंड क्या बोलते हैं उसको, मैं फिर बोल रहा हूँ कि नो फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन। इसकी भी क्या है, फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती। किसकी, इसकी। हमारे पास जो एमोर्फस सॉलिड होता है इसका कोई भी फिक्स्ड जो है हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती है। ऐसे ही अगर मैं इसका कूलिंग कर्व बनाऊं तो कूलिंग कर्व के लिए पहले मैं इसमें स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख दूं, तीसरे के बाद चौथा। वो क्या होता है हमारे पास, नंबर 4 पॉइंट होता है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इसी में एक काम करते हैं, कूलिंग कर्व भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। कूलिंग कर्व छोड़ो, ऐसे ही कर लेते हैं, ये रहेगा। और यहाँ पे भी हम लेते हैं कूलिंग कर्व। तो कूलिंग कर्व में देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप किसी सॉलिड को हीट करते हो वो आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद जब आप उसको कूल करते हैं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, अगर आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड चाहिए तो उसको बहुत धीरे धीरे कूल करना पड़ता है। क्या, बहुत धीरे धीरे कूल करना पड़ता है। लेकिन अगर मैं एमॉर्फस सॉलिड की बात करूं तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, वो एक शार्प कूलिंग होती है उसके अंदर। तो शार्प कूलिंग अगर हमको करनी होती है तो उससे हमको जो सॉलिड मिलता है वो हमारे पास एमॉर्फस होता है। और अगर हमको बहुत ही धीरे धीरे अगर उसको कूल करते हैं तो उससे हमको क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मिलता है। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पे अगेन अगेन मैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं कहूँगा यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर है, ये जो इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास टाइम है, इस तरह से बढ़ रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कूलिंग कर्व की बात करें तो इसका मतलब जब ये होगा तो पहले क्या होगा, ये हाई टेम्परेचर पे होगा और वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो मैंने कहा कि वो यहाँ पे कहीं है, जो कि इस पॉइंट पे वो लिक्विड है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसका क्या है, टेम्परेचर
डाउन होगा, ये रहा। अब फिर क्या होगा, इस पॉइंट पे आने के बाद वो यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड फॉर्म भी होगी और लिक्विड फॉर्म भी होगी। दिखाई दे रहा है ना, सॉलिड और लिक्विड, ओके दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे वो फिर आपका सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सॉलिड हो जाएगा। तो क्या है देखो, जब वो लिक्विड फॉर्म में था, टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वो कूल होना शुरू हुआ और एक स्टेट आ गई, एक ट्रांजिशन स्टेट आ गई जिसमें सॉलिड भी है और हमारे पास लिक्विड भी है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर और टेम्परेचर कम हुआ तो हमारा यह सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं हम क्या है कि कूलिंग जो होती है, स्लो कूलिंग होती है इसके अंदर। क्या होती है, स्लो कूलिंग। चाहो तो आप इसको नंबर 4 पॉइंट भी बोल सकते हो, टू फॉर्म इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, स्लो कूलिंग इन क्रिस्टल सॉलिड, ऐसे करके आप इसको बोल सकते हो। अगला इसी के अंदर अगर 4 पॉइंट हम लें तो इसमें क्या होती है, शार्प कूलिंग होती है, यानी कि बहुत स्पीड के साथ कूलिंग होती है। शार्प का मतलब यहाँ वर्ड मेरा था स्पीड से था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टाइम की बात कर लेता हूँ तो वो ये रहेगा, सॉरी टेम्परेचर रहेगा और यहाँ पे रहेगा हमारे पास टाइम। टाइम हमारा यहाँ को बढ़ रहा होगा। तो इसमें देख लो, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में होगा, यहाँ पे रहेगा लिक्विड फॉर्म में, ओके। और धीरे धीरे हमारे पास इस तरह से कूल हो रहा होगा। तो ये वाला जो रहेगा, ये वाला रहेगा हमारे पास सॉलिड। तो इसमें देखो कोई क्या है कि अगर हम एक साथ शार्पली कूल करते हैं तो इस केस में जो हमको मिलेगा वो एमॉर्फस सॉलिड हमको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो मिलेगा हमको कूलिंग, अगर हम कूल करेंगे स्लो तो हमको क्रिस्टलाइन सॉलिड हमको मिल जाएगा। तो हम कहेंगे फास्ट कूलिंग इन एमॉर्फस सॉलिड, ये रहेगा, ओके। तो आई होप अगर आपने ये वाला नहीं उतारा हो तो एक बार इसको उतार लो, ये वाला, ओके। और उसके बाद इसको भी उतार लो, मैं एक बार यहाँ से हट जा रहा हूँ और इसको आप उतार लो, ठीक है। ओके चलिए, और उसके बाद नंबर 4 के बाद नंबर 5 पॉइंट हमारे पास फिर से आता है क्रिस्टलाइन के अंदर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो होते हैं एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, ठीक है। तो मैं कहूंगा crystalline solids are anisotropic in nature, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर 5, तो मैं कहूँगा कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। क्या मतलब हुआ इसका, देखो यहाँ पे आइसो का मतलब हम केमिस्ट्री के अंदर जो पढ़ते हैं उसका मतलब होता है सेम, ठीक है ना। यानी कि अगर वो एमोर्फस सॉलिड, वो अगर मैं कहूँ आइसोट्रोपिक सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक सॉलिड्स, हम कहेंगे द सॉलिड विच हैव सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड any physical properties which have refractive index or any physical properties same in all direction is called are called isotropic solid, isotropic solid, ये हमारे पास होते हैं आइसोट्रोपिक सॉलिड में। आइसो मतलब सेम, ट्रोपिक मतलब हर ओर से ये होता है, ठीक है। तो अब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन पहले हम क्या करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो जो एनाइसोट्रोपिक होते हैं, एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक नहीं ट्रोपिक यार, क्या लिख रहा हूँ मैं, एनाइसोट्रोपिक सॉलिड्स। तो ये होते हैं हमारे पास
द सॉलिड्स विच हैव डिफरेंट, मैं कहूँगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो मैं इसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज which have okay the have different in all direction, in all direction are called what? Anisotropic solid, anisotropic solid, solids, ये चीज होती है। तो इसको थोड़ा सा अब हम यहाँ पे समझते हैं क्या चीज। देखो मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये मैंने बनाया, चलिए। तो देखो इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिखूंगा अगर हमारे पास जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, इस पे क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका जो पैटर्न होता है वो रिपीटिंग होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बी ए बी ए बी। तो यहाँ पे ए है तो ए के बाद ए के बाद क्या आ रहा है, बी आ रहा है, तो हमको पता है यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, इधर यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, अभी हम इसको भी ले लेते हैं, हमको नहीं पता ए बी ए बी बी बी, हमारे पास ये है ए बी बी ए बी ए, ऐसे करके, या बी ए बी 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 ए, इस तरह से ए बी बी ए बी बी। तो इसका कोई रिपीटिंग पैटर्न सेम नहीं होता, कुछ भी हमारा आ सकता, हमको नहीं पता क्या आएगा। तो इस केस में अब जरा देखो कि अगर हम इसमें देखें तो आप देखेंगे अगर मैं यहाँ से क्रिस्टल को कट करता हूँ, यहाँ से किसी भी क्रिस्टल को अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ, ओके, तो आप देखेंगे जब इसकी जो एज बन के आएगी, जो नया नया किनारा, नई जो है एज बन के आएगी, उस पर हमको क्या चीज दिखाई देगी, हमारा जो एटम होंगे वो एक ए हो, बी होगा, ए होगा, बी होगा, ए होगा, बी होगा, ए होगा। अगर मैं इस डायरेक्शन से कट करता हूं तो पहले क्या होगा, बी होगा फिर ए होगा। अगर मैं उसको इस डायरेक्शन से कट करता हूं, यहां से अगर मैं उसको यहां से कट करता हूं तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो आपको मिलेगा ए। तो यहाँ पे देखो ये पार्टिकल हमारा अलग है और यहाँ से हम कर रहे हैं तो ये हमारे पार्टिकल अलग है। इवन अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ इसको इस तरह से, तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, बी बी मिल रहा है। तो आप किसी भी डायरेक्शन से अगर उसको कट करने की कोशिश करते हैं तो हर डायरेक्शन से क्या आपको पार्टिकल्स अलग अलग मिलेंगे। जब पार्टिकल्स हमारे अलग अलग हैं तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, अलग होगा। इसी वजह से उनका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है या मेल्टिंग पॉइंट है, कुछ भी है, तो वो क्या होगा, अलग अलग होता है, हर डायरेक्शन से अलग अलग होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम एन आइसोट्रोपिक सॉलिड्स, इनको बोलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, ये हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस केस में क्या होता है, जो आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक मतलब आइसो मतलब होता है सेम, आइसो आइसो मतलब होता है सेम, ये होता है। तो इस केस में अगर आप इसको यहां से काटे तब और यहां से काटे तब एक रैंडम ऑर्डर हमको मिलेगा, कोई भी फिक्स्ड ऑर्डर हमको नहीं मिल रहा है, ए बी 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 ए, यहाँ पे ए बी ए ये है। तो इसमें कोई भी हमारे क्या है, फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है, यानी कि जहां से भी कोई फिक्स्ड ऑर्डर नहीं मिल रहा और यहाँ से भी क्या है, हमको कोई फिक्स्ड ऑर्डर हमको नहीं मिल पा रहा। तो इस वजह से यहाँ पे जो आइसोट्रोपिक सॉलिड्स होते हैं, आइसोट्रोपिक सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि फिक्स जो मेल्टिंग पॉइंट हो या फिर आपका बोलना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो या कुछ भी हो, एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज वो क्या होती है, वो सेम रहती है।
ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब एक लास्ट पॉइंट हमारा रह गया है इनका ही, वो हमारे पास ये है कि ये जो होते हैं आपके ट्रू सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड्स। ट्रू सॉलिड्स का मतलब आप कितने भी सालों के लिए इसको छोड़ दे, वो उसकी स्टेट चेंज, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी, ये होता है। लेकिन यहाँ पे जो रहेंगे ये वाले जो हैं आपके स्यूडो सॉलिड होते हैं, स्यूडो सॉलिड होते हैं, इनको बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड भी हम इसको बोलते हैं। इसका क्या मतलब है सुपर कूल्ड लिक्विड? ऐसा समझो कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें जो विंडो होती है, विंडो में आप जब एक ग्लास लगाते हैं, शीशा जब लगाते हैं, ठीक है, कोई विंडो है, उस विंडो में मान लीजिए आपने एक शीशा लगाया, गिलास आपने लगाया, ये लगा हुआ है, तो जब गिलास लगाने के 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल बाद जब आप देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर की ओर से जब वो हमारी विंडो खड़ी होती है, तो ऊपर का जो शीशे वाला हिस्सा होता है वो आपका क्या हो जाता है, पतला होने लगता है, और नीचे वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा मोटा होने लगता है। ठीक है, तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये होते तो सॉलिड है, लेकिन स्यूडो सॉलिड मतलब होते तो सॉलिड है, लेकिन थोड़े से क्या होते हैं, फ्लो होने वाले होते हैं, यानी कि ये हल्के फुल्के फ्लो होते रहते हैं, लेकिन इनका फ्लो रेट इतना कम होता है कि सालों बाद हमको दिखाई पड़ता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब शीशा खड़ा होता है तो फ्लो होने की वजह से जो गिलास है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बहने लगता है। सालों के जब हम 10, 15, 20, 50 साल बाद देखते हैं तो ऊपर की ओर से वो पतला होता है और नीचे की ओर से क्या है, वो मोटा हो रहा होता है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं। ओके, तो ये था हमारे पास जनरल इंट्रोडक्शन। ओके, अब उसके बाद जो हमको करना है अगला वो रहेगा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। तो टाइप ऑफ सॉलिड वो हम लेंगे कल, आज नहीं लेंगे, लेकिन हल्का सा मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ सॉलिड में हमारा सिर्फ ये है कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होगा, यानी कि बॉन्डिंग या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे उसको हम क्या है, 4 टाइप का कहेंगे, 4 टाइप का होगा। एक होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होगा हाइड्रोजन सॉलिड, सॉरी कोवेलेंट सॉलिड, ओके सॉरी आयोनिक सॉलिड, और एक होगा आपके पास कोवेलेंट सॉलिड, और एक होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ये 3-4 टाइप के सॉलिड्स होंगे जो हमको पढ़ने होंगे। और एक होगा हमारे पास क्या बोलते हैं, एक मैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक होगा हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होगा हमारे पास आयोनिक सॉलिड, तीसरा होगा हाँ मिटेलिक सॉलिड, मिटेलिक सॉलिड्स होते हैं, और चौथा हमारे पास होता है कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड्स या फिर नेटवर्क सॉलिड। ठीक है ना, ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे पास पोलर सॉलिड्स, और एक होते हैं हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड, इसके अंदर होते हैं। आपको पता है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमारा होता है वो हमारे पास 3-4 टाइप का होता है। एक होता है डिस्पर्स और लंडन फोर्स। ये उन मॉलिक्यूल्स में लगता है जो कि जो नॉन पोलर होते हैं, जो नॉन पोलर होते हैं। एक होता है हमारे पास डाइपोल, डाइपोल फोर्स, ये उन मॉलिक्यूल में लगते हैं जो कि पोलर होते हैं। और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारे पास, एक ये होता है। एक चौथा हमारे पास होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और एक हमारे पास होता है मेटेलिक फोर्स, यानी कि जो मेटेलिक बॉन्ड होता है। ओके, और क्या हो सकता है, हाँ बस ये इतने ही होते हैं। तो इन सब के बेसिस पर ये 4 टाइप के सॉलिड्स हमारे सामने आते हैं, इनको हम अच्छे से लेंगे क्योंकि आपसे सीईटी सीधा सीधा पूछ सकता है कि ये किस टाइप का सॉलिड है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हम अगली क्लास में करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और दोस्तों में शेयर करो। ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं जो आपको दिया होगा नीचे। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली क्लास में।